हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हार्ड जेएस स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में, जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सभी इम्पॉर्टेंट अनुच्छेदों को कवर करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बेसिक जान लेते हैं कि मूल संविधान में पहले 22 भाग थे, अब 25 हो गए हैं। पहले अनुच्छेदों की संख्या 395 थी, अब 448 है। इसमें कुल 25 भाग हैं, जिसमें भाग 1 में कहा गया है, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक का प्रावधान है, जिसमें से अनुच्छेद 1 में है संघ का नाम और क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में नए राज्य का प्रवेश और स्थापना, इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नाम में परिवर्तन का जिक्र किया गया है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक शामिल हैं। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभिक में नागरिकता, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले किसी व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, और अनुच्छेद 11 में संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी, इसका जिक्र किया गया है। अब हम भाग 3 देखते हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक का वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून हैं। जैसा कि अगर आपने संविधान के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 7 मौलिक अधिकार होते हैं इसमें, लेकिन तो अब केवल 6 ही बचे हैं। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो अब 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। नेक्स्ट है समानता का अधिकार। मौलिक अधिकारों में हमारा ये है समानता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक के अनुच्छेदों में जिक्र किया गया है समानता का। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता हो। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध हो। अनुच्छेद 16 कहता है सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का उन्मूलन। अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का उन्मूलन। ये हमारा था समानता का अधिकार। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता के अधिकार में। इसमें अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक का वर्णन है। इन सभी में स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 19 में कहा गया है भारत के नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता, संघ या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता, भारत के संपूर्ण क्षेत्र में निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, कोई भी पेशा अपनाने या व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। यह कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 कहता है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 कहता है कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी से संरक्षण। अब हम शोषण के अधिकार की बात करते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 23 से लेकर 24 का जिक्र किया गया है। शोषण के अधिकार का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव तस्करी और बलात् श्रम का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कारखानों और खदानों में बच्चों जिनकी आयु 14 वर्ष से कम है उनके रोजगार पर प्रतिबंध।
अब शोषण के अधिकार की हम बात करते हैं। अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में शोषण के अधिकार संबंधी मुद्दे हैं। अनुच्छेद 25 में कहा गया है अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में कहा गया है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में कहा गया है किसी विशिष्ट धर्म के प्रचार के लिए कर देने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 में कहा गया है धार्मिक शिक्षा में भाग लेने की स्वतंत्रता। अब नेक्स्ट है हमारे मौलिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 29 और 30 शामिल हैं। अनुच्छेद 29 में कहा गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और अनुच्छेद 30 में कहा गया है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार। अगला हमारा है संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 32 शामिल है और अनुच्छेद 32 में यह कहा गया है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय का जिक्र किया गया है। अब हम बात करते हैं भाग 4 की। अब हम भाग 4 को देखते हैं। इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक का जिक्र किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों के बारे में। याद रखिएगा हम इसमें केवल इम्पोर्टेंट अनुच्छेद को ही कवर करेंगे। तो अनुच्छेद 37 में जिक्र किया गया है डीपीएसपी का अनुप्रयोग। अनुच्छेद 39 के ए में जिक्र किया गया है समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 40 में जिक्र किया गया है ग्राम पंचायत का संगठन। अनुच्छेद 41 में किया गया है काम करने, शिक्षा पाने और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार। नेक्स्ट हम देखते हैं अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 कहता है श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह, मजदूरी इत्यादि। अनुच्छेद 43 का ए कहता है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 44 कहता है समान नागरिक संहिता, जो कि केवल गोवा में लागू है। अनुच्छेद 45 कहता है बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 47 कहता है पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 49 कहता है प्राकृतिक महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कहता है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अब हम बात करेंगे भाग 4 के ए की, जिसमें केवल मौलिक कर्तव्य शामिल हैं और अनुच्छेद 51 के ए में इसका वर्णन किया गया है। पहले जब हमारा मूल संविधान बना था तो उसमें कुल 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के बाद 11 मूल कर्तव्य हो गए। अब हम भाग 5 की बात करते हैं तो इसमें संघ का जिक्र किया गया है। यह अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है। अनुच्छेद 52 कहता है इसमें भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है संघ के कार्यकारी शक्ति। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के चुनाव का जिक्र करता है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 63 कहता है भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 72 कहता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ। अनुच्छेद 74 कहता है मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देगी। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देगी, यह अनुच्छेद 74 कहता है। अनुच्छेद 76 कहता है भारत के लिए महान्यायवादी व्यवस्था। अनुच्छेद 79 कहता है संसद का गठन। अनुच्छेद 80 कहता है राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 कहता है लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि का जिक्र करता है। अनुच्छेद 93
लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जिक्र करता है। अनुच्छेद 105 संसद के सदन की शक्तियां, विशेषाधिकार इत्यादि का जिक्र करता है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का जिक्र करता है। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय बजट का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 123 में संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने के राष्ट्रपति की शक्तियों का जिक्र किया गया है। याद रखिएगा, ये सभी अनुच्छेद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं, इसलिए आपको ये सारे अनुच्छेद याद होने चाहिए। अनुच्छेद 24 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का जिक्र करता है। अनुच्छेद 125 में कहा गया है न्यायाधीशों के वेतन के बारे में। अनुच्छेद 126 कहता है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 कहता है तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 कहता है सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त न्यायाधीश की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 कहता है सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 कहता है सर्वोच्च न्यायालय की सीट के बारे में। अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लिए विशेष अनुमति। अनुच्छेद 107 कहता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय या आदेश की समीक्षा। अनुच्छेद 141 कहता है सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। अनुच्छेद 148 कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 कहता है CSG के कर्तव्य और शक्तियों के बारे में। अब हम भाग 6 की बात करेंगे, जिसमें राज्य से संबंधित मुद्दों के बारे में है। इसमें अनुच्छेद 152 से 237 तक के अनुच्छेद में सिर्फ राज्य संबंधी मुद्दों का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 153 हमारा कहता है राज्य का एक राज्यपाल होना चाहिए। अनुच्छेद 154 कहता है राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ भी होनी चाहिए। अनुच्छेद 161 कहता है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बारे में। अनुच्छेद 165 कहता है राज्य का महाधिवक्ता होना चाहिए। अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी करने की राज्यपाल की शक्तियों का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 115 में कहा गया है उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना चाहिए। अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों के कुछ रीट जारी करने के शक्तियों का जिक्र किया गया है इसमें। अनुच्छेद 233 कहता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। अनुच्छेद 235 कहता है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण के बारे में। अब भाग हम 7 की बात करते हैं, जिसमें कि अनुच्छेद 238 शामिल है। इसमें निरस्त के बारे में बताया गया है। अब हम भाग 8 की बात करते हैं, तो इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, जिसमें अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक के अनुच्छेद शामिल हैं। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने इसे नहीं बताया है। अब हम भाग 9 की बात करते हैं, जिसमें पंचायतों का जिक्र किया गया है। इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के ओ तक के अनुच्छेद शामिल हैं। तो चलिए इनको भी देखते हैं हम। अनुच्छेद 243 के ए में ग्राम सभा के बारे में बात की गई है, और अनुच्छेद 243 के बी में पंचायतों के गठन की बात की गई है। बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने इन्हें नहीं लिया है। अब हम भाग 9 के ए की बात करते हैं, जिसमें न्यायपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 243 के पी से लेकर 243 के जेड जी तक के अनुच्छेद शामिल हैं, जिसमें न्यायपालिका के बारे में जिक्र किया गया है। यह कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है खास, इसलिए हमने इसे नहीं लिया है। अब हम भाग 9 के बी की बात करते हैं। इसमें अनुच्छेद 243 के जेड एच से लेकर 243 के जेड टी तक के अनुच्छेद शामिल हैं, जिनमें सहकारी समितियों का वर्णन किया गया है। अब हम भाग 10 की बात करते हैं, जिसमें अनुच्छेद 244 से लेकर
अनुच्छेद 244 शामिल है। इसमें अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र शामिल हैं। अब हम भाग 11 की बात करते हैं, जिसमें केंद्र एवं राज्य के संबंधों का वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक के अनुच्छेद शामिल हैं। अब हम भाग 12 की बात करते हैं, जिसमें वृत्त, संपत्ति, अनुबंधन और मुकदमे से संबंधित प्रावधान हैं। इसमें अनुच्छेद 364 से लेकर 300 के ए तक के अनुच्छेद शामिल हैं। तो चलिए हम इनको देखते हैं। अनुच्छेद 266 में कहा गया है संचित निधि एवं लोक लेखा निधि के बारे में। अनुच्छेद 267 में कहा गया है भारत की आकस्मिकता निधि के बारे में। अनुच्छेद 280 में कहा गया है वित्त आयोग के बारे में। अनुच्छेद 300 के ए में कहा गया है संपत्ति के अधिकार के बारे में। अब हम भाग 13 की बात करते हैं। इसमें भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 307 तक शामिल हैं। अनुच्छेद 1 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 2 में व्यापार, वाणिज्य और सगमता पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति का जिक्र किया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 की, भाग 14 की, जिसमें केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं शामिल हैं। इसमें अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक के प्रावधान हैं। तो चलिए हम इनको देखते हैं। इनमें से जो भी इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ उसी को देख रहे हैं। तो अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा का जिक्र करता है। अनुच्छेद 315 संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा का जिक्र करता है। और अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्यों का जिक्र करता है या वर्णन करता है। अब हम भाग 14 के ए के बारे में देखेंगे, जिसमें न्यायाधिकरण है। इसमें अनुच्छेद 323 के ए से लेकर 323 का बी शामिल है। अनुच्छेद 323 के ए में प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 15 में भाग 15 में हम देखेंगे तो चुनाव से संबंधित कुछ विषयों पर चर्चा की गई है, जिसमें अनुच्छेद 324 से 329 शामिल हैं। चलिए इनको हम बारी बारी से देखते हैं। अनुच्छेद 324 में चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होगा। अनुच्छेद 325 में किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपात्र नहीं ठहराया जा सकता या शामिल होने का दावा नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ये हमारा अनुच्छेद 326 कहता है। अब हम भाग 16 को देखते हैं। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक आदि के लिए विशेष प्रावधान है, जिसमें कि अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक में सिर्फ इन्हीं का जिक्र किया गया है। तो अनुच्छेद 338 कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। 340 कहता है हमारा पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति के बारे में। अब हम भाग 17 की बात करते हैं, जिसमें कि राजभाषा के बारे में जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक में सिर्फ राजभाषा से संबंधित जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषाओं का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 345 में राज्य की आधिकारिक भाषाएं हैं। अनुच्छेद 348 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रयोग की जाने वाली भाषाएं हैं। और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषाओं के विकास के लिए निर्देश किया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम भाग 18 की बात करते हैं। इसमें आपातकाल का संबंधी प्रावधान है, जिसमें के अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक के अनुच्छेद शामिल हैं। 352 में कहा गया है आपातकाल की घोषणा के लिए राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 में राज्य आपातकाल राष्ट्रपति शासन के लिए कहा गया है, और 360 में वित्तीय आपातकाल के लिए कहा गया है।
भाग 19 में विविध का वर्णन किया गया है। विविध संबंधी प्रावधान है। इसमें 361 से लेकर 67 तक के अनुच्छेद शामिल है। अनुच्छेद 361 में कहा गया है राष्ट्रपति और राज्यपालों के संरक्षण के बारे में। अब हम भाग 20 की बात करते हैं, जिसमें संविधान संशोधन के प्रावधान है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियों का वर्णन किया गया है। इसमें कि संसद मूल ढांचे में परिवर्तन किए बिना संविधान में संशोधन कर सकती है, इसी का वर्णन है। अब हम भाग 21 की बात करते हैं, जिसमें विशेष संक्रमणकालीन और अस्थायी प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 69 से लेकर 392 तक के अनुच्छेद शामिल है। अनुच्छेद 370 में जम्मू और कश्मीर का विशेष प्रावधान है। 371 के ए में नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है। 371 के जे में हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा का जिक्र किया गया है। अब भाग 22 की हम बात करते हैं। इसमें संक्षिप्त पाठ, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन का वर्णन है। अनुच्छेद 392 से 395 तक के अनुच्छेद शामिल हैं। अनुच्छेद 393 में कहा गया है इस संविधान को ही भारत का संविधान कहा जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।